आयरन मैन ऑफ इंडिया यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। आज पूरे वर्ल्ड में इन्हें कौन नहीं जानता है। ये स्वतंत्र भारत के फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर थे। 1928 तक लोग इन्हें केवल वल्लभ भाई पटेल के नाम से ही जानते थे, लेकिन 1928 के किसानों के सत्याग्रह आंदोलन इनकी लीडरशिप में सफल हो जाने से बारदौली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि से नवाजा। सरदार का अर्थ होता है प्रमुख, जो फैमिली या फिर एसोसिएशन का लीडर होता है, और तभी से लोग इन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जानने लगे। इसके अलावा ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर भी थे। फिर भी बीजेपी ने एक अपोजिशन पार्टी के लीडर की वर्ल्ड की टॉलेस्ट स्टैच्यू क्यों बनवाई। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे जिन्होंने आरएसएस को बैन किया था। फिर भी पीएम नरेंद्र मोदी ने इनकी स्टैच्यू क्यों बनवाई, जो कि खुद वे एक आरएसएस के एक्टिव मेंबर रहे हैं। तो आखिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऐसा क्या किया था जिससे उनकी वर्ल्ड की टॉलेस्ट स्टैच्यू बनवाई गई, और इनकी स्टैच्यू बनवाए जाने और इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ना बनने के बीच का क्या रिलेशन है। आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। ईयर 1947 में हमारे पास वो इंडिया नहीं था जो आज हमारे पास है। 1947 में जब ब्रिटिशर इंडिया को छोड़कर गए थे तो उसमें 584 प्रिंसली स्टेट थी। तो एक्चुअल में जब ब्रिटिशर इंडिया को छोड़कर जाते हैं तो इंडिया को फ्रीडम नहीं मिलती है, बल्कि इन 584 प्रिंसली स्टेट को फ्रीडम मिलती है। जब इन सभी प्रिंसली स्टेट को ब्रिटिशर से फ्रीडम मिलती है तो इनके पास केवल 3 ऑप्शन थे। पहला, ज्वाइनिंग विद इंडिया, दूसरा ज्वाइनिंग विद पाकिस्तान, और तीसरा क्लेम इंडिपेंडेंस। उस टाइम पर इन सभी प्रिंसली स्टेट के कपड़े से लेकर कल्चर तक, भोजन से लेकर भगवान तक हर चीज अलग था, जिससे इन्हें एक कर पाना बहुत ही मुश्किल था। और इन्हीं सभी चीजों को देखकर ब्रिटिशर ये सोचते थे कि इंडिया के फिर से टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और फिर से ये गुलामी की जंजीरों में बंध जाएगा, और सारे फैक्ट भी इसी की ओर इशारा कर रहे थे। जस्ट इमेजिन करिए कि आप किसी स्टेट पर रूल कर रहे हैं और अचानक आपसे एक दिन कहा जाता है कि आपको अपनी सारी पोजीशन को छोड़ना होगा और एक आम नागरिक बनना होगा। तो वास्तव में आप ऐसा नहीं करेंगे और कोई भी ऐसा नहीं करेगा। और यही सेम सिचुएशन इन सभी प्रिंसली स्टेट के किंगों के पास थी, और इसी कारण से ब्रिटिशर ये सोचकर मन ही मन मुस्कुराते थे कि इन सभी प्रिंसली स्टेट को एक कर पाना इम्पॉसिबल है। लेकिन जो चीज इम्पॉसिबल था उसे एक अकेले इंसान ने पॉसिबल कर डाला, और वे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। यदि उस पर्टिकुलर टाइम पर सिचुएशन थोड़ी सी अलग होती तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने होते, लेकिन वे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाते हैं। वे क्यों नहीं बन पाते हैं, इसका डिस्कशन हम आगे वीडियो में करने वाले हैं। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में बना, जिसके बाद एक प्रॉपर इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया। लेकिन 1946 में ही ब्रिटिशर ने इंडियन के हाथों में सत्ता सौंप दी थी, जिसके बाद एक अंतरिम सरकार बननी थी। उस टाइम पर लगभग यह तय हो चुका था जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट होगा वही आगे चल करके इंडिया का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनेगा, और इसीलिए अप्रैल 1946 में कांग्रेस कार्य समिति बुलाई गई। इसमें कांग्रेस के 15 मेंबर की इंटरनल कमेटी ने वोट किया कि कौन इंडिया का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। इसमें 12 ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुना और 3 ने अपना वोट ही नहीं डाला, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक भी वोट नहीं मिला। फिर भी वो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। लेकिन कैसे? क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू सेकेंड पोजीशन लेने के लिए तैयार नहीं थे, और इसी कारण से इसमें महात्मा गांधी जी इन्वॉल्व होते हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपना नॉमिनेशन विड्रॉ करने के लिए मना लेते हैं। यह एक बड़ी मिस्टेक थी जो महात्मा गांधी जी को नहीं करनी चाहिए थी। इस मिस्टेक ने 60 से अधिक सालों तक इंडिया को परेशान किया। उस टाइम पर महात्मा गांधी जी को यह रियलाइज हो जाना चाहिए था कि जो व्यक्ति डेमोक्रेटिक इलेक्शन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है वह किसी भी कीमत पर अपनी पोजीशन छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा जब तक उसके पास पावर रहेगी। और आगे चलकर यही हुआ। उस परिवार ने 60 से अधिक सालों तक इंडिया का फ्यूचर डिसाइड किया। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी उदारता देखिए। उस टाइम पर वे बिना किसी ऑब्जेक्शन के अपना नॉमिनेशन विड्रॉ कर लेते हैं और देश की सेवा के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्होंने इन सभी प्रिंसली स्टेट को एकजुट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और इंडिया के फर्स्ट होम मिनिस्टर बने। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये काम इम्पॉसिबल सा था, और इस काम को पॉसिबल करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सेक्रेटरी वीपी मेनन इन सभी प्रिंसली स्टेट के किंगों से मिलते हैं और उनके सामने कुछ कंडीशंस रखते हैं कि जो भी प्रिंसली स्टेट इंडिया के साथ ज्वाइन होगा उसे इंडियन आर्मी सिक्योरिटी देगी, उसके सारे फॉरेन अफेयर इंडिया ही मैनेज करेगा, कम्युनिकेशन हो या फिर रेल के रास्ते, ट्रांसपोर्ट हो या फिर डाक, इन सभी चीजों को इंडियन गवर्नमेंट द्वारा ही मैनेज किया जाएगा। यह कहने का कोई बेहतर तरीका नहीं हो सकता कि ये राजा अब राजा नहीं होंगे, लेकिन इंडिया के आम सिटीजन जरूर होंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इसे पॉसिबल करने के लिए बहुत सारे कार्य किए। उन्होंने एक चाय पार्टी की व्यवस्था की और सभी प्रिंसली स्टेट के किंगों को एक जगह
जगह पर इनवाइट किया। वल्लभ भाई पटेल जी ने कुछ किंगों से इंडिया के साथ ज्वाइन होने के लिए साधारण तरीके से बात की, कुछ को धमकियां दी, कुछ को ऑफर दिए और अधिकांश राजाओं को देशभक्ति का कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने इन सभी प्रिंसली स्टेट को इंडिया के साथ ज्वाइन होने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स नहीं किया, लेकिन उन्होंने 15 अगस्त 1947 तक उनके लिए विलय के दस्तावेज पर सिग्नेचर करने की समय सीमा निर्धारित कर दी। 560 प्रिंसली स्टेट स्वेच्छा से इंडियन यूनियन में ज्वाइन होने के लिए तैयार हो गए, लेकिन 3 प्रिंसली स्टेट ऐसा करने से साफ मना कर दिया। पहला जम्मू और कश्मीर, दूसरा जूनागढ़ और तीसरा हैदराबाद था। जूनागढ़ पटेल जी के लिए विशेष रूप से काफी महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसमें काठियावाड़ भी शामिल था, जहां पर फेमस सोमनाथ टेम्पल था। लेकिन जूनागढ़ का नवाब पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहता था, हालांकि यह पाकिस्तान से काफी दूर था और यहाँ की 80% पॉपुलेशन हिंदू थी। पटेल जी ने डिप्लोमेटिक रूप से इंडियन फोर्स का इस्तेमाल किया और पाकिस्तान से जूनागढ़ के विलय को वापस लेने की मांग की। बहुत संघर्षों के बाद वहाँ का नवाब कराची भाग गया और इंडियन आर्मी ने जूनागढ़ पर कब्जा कर लिया। इसके बाद एक पब्लिक वोटिंग को कंडक्ट किया गया। इसमें 99.5% लोग इंडिया के साथ ज्वाइन होने के लिए वोट किया। अब बात आती है हैदराबाद की। उस टाइम पर हैदराबाद सभी प्रिंसली स्टेटों में से सबसे बड़ा था, जिसमें वर्तमान का तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के कुछ हिस्से भी शामिल थे। हैदराबाद का किंग निजाम उस्मान अली खान एक मुस्लिम था, लेकिन वहाँ की 80% पॉपुलेशन हिंदू थी। निजाम या तो इंडिपेंडेंस चाहता था या फिर पाकिस्तान के साथ ज्वाइन होना चाहता था। वह आजादी के 1 साल बाद भी इंडिया के साथ शामिल होने के लिए तैयार नहीं हुआ। इंडिया के साथ ज्वाइन होने से पहले हैदराबाद की रजाकार नाम की मुस्लिम सेना वहाँ से गुजरने वाली ट्रेनों पर हमला करती और उसे लूट लेती थी, जिससे बहुत सारे इंडियन मारे जाते थे और ऐसा 1948 तक होता रहा। हैदराबाद को एक स्वतंत्र राज्य बना देना जियोग्राफिकली पॉसिबल नहीं था। न केवल देश का एक बड़ा हिस्सा छीन जाता, बल्कि नॉर्थ से साउथ को अलग कर देता और साउथ को हमें खोना पड़ता। यह बातें पूरी तरह से जानते हुए भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा कि हैदराबाद इंडिपेंडेंस होगा। यदि ऐसा हो जाता तो यह आगे चल करके कैंसर का काम करता, जिसका दर्द सहन कर पाना बहुत ही मुश्किल होता। चूंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी फोर्स को यूज नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो अहिंसा को मानते थे। लेकिन फाइनली सितंबर 1948 में पटेल जी ने नेहरू जी से कहा कि अब टाइम आ गया है कि इंडिया बातचीत बंद करे और एक्शन ले। नेहरू जी तैयार तो हुए, लेकिन वे स्वयं ऑर्डर देने के लिए रेडी नहीं हुए और इसलिए वे यूरोप यात्रा पर चले गए। तब पटेल जी ने एज एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के रूप में इंडियन आर्मी को हैदराबाद पर अटैक करने के लिए ऑर्डर दिया और इसे ऑपरेशन पोलो कहा गया। केवल 4 दिन बाद इंडियन आर्मी ने हैदराबाद पर लगभग नियंत्रण कर लिया। अब इसके बाद एकमात्र ऐसा प्रिंसली स्टेट था जो इंडियन यूनियन में शामिल नहीं था, वो था जम्मू और कश्मीर। नेहरू जी ने स्वयं जम्मू और कश्मीर को इंडियन यूनियन में शामिल करने का कार्य किया। उन्होंने न केवल इसे गर्दन में एक अस्थायी दर्द में बदल दिया, बल्कि उनके शासन काल के दौरान 1.25 लाख किलोमीटर स्क्वायर जमीन चाइना और पाकिस्तान से हार गए। अब पटेल जी पर वापस आते हैं। इंडिया के 562 प्रिंसली स्टेट को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने अकेले एकजुट किया था। सोचिए, यदि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी नहीं होते तो आज हम जो भारत का नक्शा देखते हैं वो होता ही नहीं, और यदि वे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने होते तो इसका नक्शा ही कुछ और होता। तो आप हमें कमेंट करके ये बताइए कि क्या आप सरदार वल्लभ भाई पटेल इतने बड़े स्टैच्यू के हकदार नहीं थे। इस वीडियो में मैंने आपको यह बताने का प्रयास किया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कैसे सेक्रीफाइस किया और कैसे इन सभी प्रिंसली स्टेट को एकजुट किया। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा।